प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़े निगाह बना है क्योंकि इस्लामाबाद ने वो काम कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी ताकतें न कर सकी। दुनिया के दो बड़े मुखालिफ अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की एक मेज़ पर बैठा दिया। इस पेशरत के पीछे पाकिस्तान के साथ कतर की सिफारती कोशिशें भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात वाकई कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं या पसे पर्दा कोई नया बहरान जन्म ले रहा है। क्योंकि स्विट्जरलैंड का शहर बर्गनस्टॉक में जहां पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। एक तरफ मुज़ाकराती मेज़ पर मुसाफे, मुलाकातें और अमन की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानात ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐन उस वक्त जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में वफूद मुज़ाकरात में मसरूफ थे, सदर ट्रंप ने ईरान को खुली वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को ना रोका तो टॉल आयद करने पर भी गौर किया जा रहा है। यह बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि आलमी तिजारत और तेल की मंडियों के लिए भी खतरे की घंटी है और इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात के दौरान ऐसे सख्त बयानात क्यों दे रहे हैं जो मुज़ाकरात को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे मुज़ाकरात जिसे पूरी दुनिया तारीखी करार दे रही है। स्विट्जरलैंड में जारी इन मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, अली बाकरी, काजिम गरीबाबादी और इस्माइल बकाई कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस के पास है। जैरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ भी वफ़द का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और पाकिस्तान के सिफारती किरदार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत के किरदार की खुसूसी तौर पर तारीफ की। क्या कहा, जरा ये जान लें। जेडी वेंस ने जहां पाकिस्तान के किरदार को सहा, वहां वी लव पाकिस्तान भी बोला और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी कहा कि आपने जो कुछ किया उसके लिए आपका शुक्रिया। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार है। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज के दिन को आलमी अमन के लिए बड़ा दिन और तारीखी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप की मुद्दबराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए और वो पुरुमीद हैं कि जब वापस जाएं तो मुआहदे की ज़बरदस्त दस्तावेज़ात उनके पास हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस दिन को आलमी अमन के लिए तारीखी करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात किसी बड़े मुआहदे पर ख़त्म होंगे। उधर ईरानी मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। तेहरान कहता है कि वो पहले ही यकीन दहानी करा चुका है कि एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। ऐसे में जब मुज़ाकराती मेज़ पर उम्मीदें रखी जा रही हैं और साथ ही धमकियों का तबादला भी जारी है, तो सवाल यह है कि क्या ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे? क्या ट्रंप के सख्त बयानात मुआहदे को सबताज कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान वाकई एक ऐसे तारीखी मुआहदे का ज़ामिन बनने जा रहा है जो खित्ते की तकदीर बदल देगा? नाज़रीन, अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी.आर. बलोच, साबिक़ सफ़ीर, खालिद चिश्ती साहब एयर कमांडो रिटायर्ड हैं, उसके साथ साथ जॉन हुसैन साहब हमारे साथ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ईरान से मौजूद होंगे। मैं खालिद चिश्ती साहब एक चीज़ का आगाज़ करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी एक बयान सामने आया है, फॉक्स न्यूज़ उसको रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आबनाए हरमज़ ईरान ने ना खोली तो फिर ये जो मुज़ाकराती वफ़द है ये वापस नहीं जा पाएगा। और फिर साथ उन्होंने लबनान के हवाले से भी धमकी लगाई कि ईरान जो अपने जितने भी उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर वो खित्ते में अमन को ख़राब ना करे। सो सिचुएशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? एक तरफ वो साइन हो गए हैं, अब टेक्निकल टर्म्स पर बातचीत होने लगी है, लेकिन फिर इस किस्म के बयानात भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाने से सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल ना कर सके तो फिर आप पोस्चरिंग के जरिए हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पोस्चरिंग वर्बल हो या आपकी फिजिकल हो या थ्रू मीडिया हो या नैरेटिव्स बयान करके आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने ओपोनेंट्स को, एक प्राइस बताते हैं। ये आमतौर पर प्राइस तो मिलिट्री बताती है। जब मिलिट्री डिस्ट्रक्शन करती है, तबाही मचाती है, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करती है दुश्मन पर, तो उसको एक रियलिज्म की तरफ लेके आती है कि एक साइड अगर साबित करना चाहती है कि मेरी मिलिट्री माइट बहुत ताकतवर है और जाहिर एक विल टू फाइट खत्म करती है या कम से कम कॉम्प्रोमाइज करवाती है। वो हमने जंग में देखा कि अमेरिका बैक बाय इजराइल तो नहीं हासिल हो सका। अब हम देखते हैं कि क्योंकि इसीलिए आपने देखा कि बातचीत बहुत लंबी हुई, सीज फायर एक्सटेंड होती जा रही थी, नो वॉर नो पीस के चक्कर में हम इतना हफ्ते रहे। अब क्योंकि हो गए हैं, अब थ्रेटनिंग होती है, जब आप टेबल पर बैठते हैं तो फिर एक दफा एक राउंड होता है। मैं इसको अनयूजुअल नहीं समझता और ना कोई थ्रेट समझता हूँ पीस अकॉर्ड को कि ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ नेगोशिएशन है। जब आप इस तरह के मुज़ाकरात में जाते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे आप इनसिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस चेक करते हैं अपने ओपोनेंट का
कि अगर आपने ये ना किया तो आपको इतनी डिस्ट्रक्शन, जो होना था तो वो टेबल पे करना चाहिए था अमेरिका को, और अमेरिका इतनी बड़ी पावर है कि उसके लिए मुश्किल नहीं था। सब तजिया नगार यही एग्री करेंगे कि रेशो ही नहीं थी। ठीक। इसकी वजह ये है कि अमेरिका के पास ऑलमोस्ट दुनिया का जो डिफेंस मिलिट्री बजट है 41% अमेरिका सिर्फ अकेला इस्तेमाल करता है। इस दुनिया का ग्लोब का ये शेयर है, और अगर नेक्स्ट 10 मुल्कों को जमा कर लिया जाए तो फिर इसका जो बजट है मिलिट्री का उन 10 मुल्कों के जमा से भी ज्यादा है। ईरान का सिर्फ $10 बिलियन है, कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है। तो अगर एक ऐसे मुल्क ने एक ऐसी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज कर दी जिसने उनको नहीं निकलने दिया अपनी फेवर में, ये कोई डील नहीं निकलने दी उनके फेवर में, तो जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन तो होगा। और वे प्रेशर डोमेस्टिक भी है, एक नेतन्याहू उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, ग्लोबल एस्केलेशन जितनी हुई, प्राइसेस हुई, कमोडिटीज हुई, अमेरिकन टैक्स पेयर रहे, इलेक्शन फैक्टर, तो सारे करें तो मेरा ख्याल है वो पोस्चरिंग की तरफ मैं इसको ज्यादा समझता हूं। जस्ट टू समराइज इस तमाम तो सूरत के हवाले से जी आर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि जब इस किस्म के इतने हाई लेवल मुज़ाकरात 1979 के बाद दो ममालिक आमने सामने आकर बैठते हैं, इस्लामाबाद टॉक्स होती हैं, उसके बाद दूसरा मौका है और दोनों ममालिक एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि कोई बहुत अच्छी डील बना सकते हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस किस्म के बयानात आना उस मौके पर जब दोनों बैठने लगे हैं या बैठ रहे हैं, वो क्या सबूताश कर सकता है, वो हो गई हर्डल क्रिएट कर सकता है मुज़ाकरात में? देखिए, उसकी कामयाबी इस बात पे मुनहसर है कि हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं, या दुनिया या ईरान उसको कितना सीरियसली लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रूथ सोशल को दिल से ना लगाए, हमें प्रोसेस को देखना चाहिए। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जूम आउट किया करें, नैरेटिव की फॉग में ना फंसे, ताकि हमारे ऑडियंस भी क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे डाउट क्रिएट भी हो जाते हैं जब हम डिस्कस करते हैं। सो वी शुड ट्राई टू अनकवर के है क्या उसके पीछे। देखिए, इतना बड़ा स्टेक लिया है अमेरिका ने, और ट्रंप ने हिमसेल्फ खुद साइन किया है एग्रीमेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट ने ना उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, बिकॉज इनिशियली ही सेड आई लाइक टू कम, इट मीन दैट वाज हिज लाइक उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उसने खुद ही साइन करना है। जब प्रेसिडेंट करता है तो मेरे ख्याल है उसका लेवल कमिटमेंट का सिंबॉलिकली भी बढ़ जाता है और एक्चुअली भी बढ़ता है। तारीख then makes that person as a witness if he violates or he abides, दोनों तरीके से, कि अगर एग्रीमेंट को अबाइड करता है, yes he was a man of words, अगर वायलेट करता है तो कहते हैं यस ही वाज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स। और ये है इसको अपने, देखिए इसने अपनी सिक्योरिटी जो पॉलिसी 2025-26 के लिए 25 नवंबर में की है, उसमें लिखा है कि आई वांट टू हैव अ लेगेसी ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ पीस। तो देखिए, लेट्स गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ लीवे के 1 सेकेंड उसकी अपनी भी वहाँ ऑडियंस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो बयानात ईरान तेहरान से आ रहे हो या वॉशिंगटन से आ रहे हो, IRGC कर रहा हो या फिर मिस्टर ट्रंप कर रहा हो, उनकी अपनी ऑडियंस है, वहां तक उसको पहुंचाना है। ऑब्वियसली वो जो जिनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। सो आई थिंक आई वोंट वेस्ट मच ऑफ माय टाइम, जो कि लिमिटेड है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई थिंक दिस अ हिस्टोरिकल मोमेंट, पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। पाकिस्तान की लीडरशिप has been acknowledged by both the parties, बड़ी बात है। और जिस तरह से JD वेंस ने अभी स्टेटमेंट्स दी हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, पाकिस्तान की ओवरऑल एफर्ट्स के हवाले से किस तरह से काम किया है, और ऑफ कोर्स ईरान की जो एप्रिसिएशन है वो तो आप देख चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि हमें कॉन्सेंट्रेट अब यही करना चाहिए। कोई दूसरी मिसाल हमें नजर भी नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान नहीं आती, और ये बहुत अहम है। बिल्कुल। मैं जॉन हुसैन साहब की तरफ जाना चाहूँगा, ईरान से हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, ये बताइएगा इस वक्त सिचुएशन है क्या? हम ये देख रहे हैं कि ये टेक्निकल राउंड होगा, 60 दिनों तक होगा। यकीनी तौर पर आज खुद JD वेंस साहब ने वहाँ पर ये कहा कि ये सारे मामलात हैं कि हल नहीं होंगे, लेकिन एड्रेस ज़रूर हो जाएंगे और बहुत से मामलात हल तलब होंगे और वो हो भी सकते हैं। अब क्या कोई डेडलॉक आ सकता है, आप समझते हैं इन 60 दिनों के अंदर, ऐसा जिसकी वजह से अपसाइड डाउन सिचुएशन होती हुई नजर आए दोबारा? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब मुझे बुलाने के लिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मुज़ाकरात जो 60 डेज के मुज़ाकरात हैं वो एक तरीके से शुरू ही नहीं हुए हैं, क्योंकि MOU को इस वक्त इम्प्लीमेंट करवाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और आज भी आपने देखा जो बात हुई है ईरानियों और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो हो रही है, वो इसी बात पे हो रही है कि लेबनान का इशू जो है उसको पुख्ता किया जाए।
या फ्रोजन एसेट जो है उनको रिलीज किया जाए। और पहले जब एमओयू की जो शराइत जो पूरी होनी है वो पहले जब पूरी होंगी तो इसके बाद निगोशिएशंस का मरहला इस चीज पे शुरू होगा कि न्यूक्लियर और दूसरी चीजों का क्या करना है। और जाहिर सी बात है वो तो साथ साथ पैरेलल फिर सैंक्शंस की ठीक है, यानी पैरेलल चीज़ों को देखा जा रहा है। खालिद चिश्ती साहब, अगर इस चीज़ पर बात करें, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर पाकिस्तान को पेश आई? हमने देखा फील्ड मार्शल ने ईरान के भी दौरे किए, फिर हमारे वज़ीर दाखिला कल भी ईरान के अंदर मौजूद थे, फिर वज़ीर आज़म साहब के दौरे रहे मशरिक़ वस्ता के भी, चाइना के भी, और फिर हमारे ताल्लुकात कम्युनिकेशन चाइना और अमेरिका के साथ दोनों के साथ थी, बाकी तमाम ममालिक के साथ भी थी। सो पाकिस्तान ने मुमकिन कैसे बनाया उस चीज को जो आज तक 1979 से अब तक कोई मुमकिन ना बना पाया? ज़ौक साहब, दो एलिमेंट्स में इस पे समझता हूँ, दो इम्पोर्टेंट हैं एस्पेक्ट्स जो पाकिस्तान के लिए सबसे चैलेंजिंग हुए होंगे। एक ये जो 47 साल से ट्रेडिशनल इनका जो मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों का आपस में, और उसकी भी बहुत स्ट्रांग बुनियाद है क्योंकि पहली दफा नहीं है। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने भी प्रेशर डाला था अपने ज़माने में ईरान पर, लेकिन ईरान ने हमेशा कम बैक किया है विद समथिंग पॉजिटिव। जब रोनाल्ड रेगन ने प्रेशर डाला था तो उस वक्त इन्होंने हिजबुल्लाह कायम कर दी थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने प्रेशर डाला था तो उस वक्त इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आकर कहा था कि ईरान एक्सेस ऑफ ईविल है, तो उसके बदले में उन्होंने अपना बैलिस्टिक और क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल शुरू कर दिए थे। तो ये मैं ट्रेडिशनल इसलिए आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि दो ही सदूर इस 47 सालों में हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है। एक जिमी कार्टर थे जिन्होंने 24 और 25 अप्रैल 1980 को रेस्क्यू ऑपरेशन का ऑर्डर किया था डेल्टा फोर्स को, जिन्होंने 52 हॉस्टेजेस जो अमेरिका के एम्बेसी के लोग थे उनको हॉस्टेज बनाया हुआ था पासदारान इनकलाब के लोगों ने। इनकलाब के फौरन बाद बुरी तरह नाकाम हुआ था, वो भी एम्बेरसमेंट हुई थी। जिमी कार्टर हार गए थे उसी साल इलेक्शन अपना नवंबर में होने वाला। प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरे सदर है। ये मैंने साबित करने की ये कोशिश की है कि ट्रस्ट डेफिसिट ओवर द ईयर बहुत ज्यादा है। खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रस्ट डेफिसिट इनके बारे में इसलिए है कि दोनों मुज़ाकरात होते होते उन्होंने स्ट्राइक कर दी, पिछले साल भी और इस साल भी। कोई सदर 47 साल में ऐसा नहीं है जिसने हमला किया हो सिवाय जिमी कार्टर के, इन्होंने हमला कर दिया। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 दफा किया, और सारे एनालिस्ट मोस्टली दुनिया के एग्री करते हैं कि स्पॉन्सर्ड या ट्रिगर्ड बाय नेतन्याहू था। तो ये ट्रस्ट की मैंने हिस्ट्री बताई। दूसरा एक जो पाकिस्तानी नेगोशिएशन के लिए हमारे लीडर्स को, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को जो सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा होगा वो है अना या ईगो। और ऑब्वियसली दोनों की अपनी अपनी है। ईरान की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, 47 साल की रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, ट्रेडिशनली वो अभी तक हारे नहीं है। इराक को सपोर्ट किया अमेरिका और बहुत सारे एलाइज ने, फिर भी नहीं हरा सका ईरान को। तो ये एक प्राइड या ईगो कह लें उसको, जिस सेंस में मर्जी ले लें। अमेरिका के पास भी जस्टिफाइड प्राइड और ईगो इसलिए है कि वो सुपर पावर है। उसके सिर्फ 42 जहाज तबाह हुए हैं जबकि उसके पास 6,500 जहाज हैं। तो 42 जहाजों से तो तबाह नहीं हो जाता एक मुल्क, ना कोई इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो उसकी कैपेसिटी मिलिटरीली तो अभी भी है। मसला आया है कि विल टू फाइट खत्म नहीं हो पाई ईरानियों की, तो ये खुदा न खास्ता जंग प्रोलॉन्ग भी होती, या अगर खुदा न खास्ता आइंदा होती भी है तो फिर भी वो टेक होम नहीं मिलेगा। तो ये एक प्राइड था प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में कि मैं तो सबसे बड़ी मिलिट्री माइट हूं, बैक्ड बाय इजराइल, और मुझे भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए। तो दोनों साइडों को रियलिज्म की तरफ लाना आई थिंक मस्ट हैव बीन द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस। अब जीआर बलोच साहब, क्योंकि हम इस पूरा जो टेन्योर है इसमें बहुत कुछ देखा, आपको लगता है कि इटसेल्फ डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर हुए इस दौर के अंदर क्योंकि नेटो उनके साथ नहीं आया, बहुत से ममालिक के साथ उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह का वो चाहते थे रवैया उस तरह का रखा नहीं गया। फिर कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट होता रहा कि खुद इजराइल को वो समझते हैं कि वो ट्रैप किया गया, अमेरिकन पॉलिटिशियंस ये समझते हैं। तो आपको लगता है कि सारे दौर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर भी हुए बहुत ज़्यादा? अच्छा, अभी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप अभी कर रहे हैं कि इस वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इस वॉर का इम्पैक्ट इसमें तो बहुत लंबा चाहिए, लेकिन 2-3 मैं गिनवा देता हूँ। पहली बात कि अमेरिका का अपना प्रेस्टीज वो इम्पैक्ट हुआ है कि एज ए पावर विच शुड हैव बीन एबल टू क्रिएट फैक्ट्स ऑन ग्राउंड, जबकि टू द कॉन्ट्ररी दूसरी जो कंपैरेटिवली वीकर तो नहीं लेकिन स्मॉलर जो फोर्स है दैट इज ईरान, उसने फैक्ट्स ऑन ग्राउंड जो है वो क्रिएट की। उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को
from non-issue, non-entity to a weapon of war and a diplomatic leverage के तौर पे उसको जो है वो इस्तेमाल भी किया और उसको स्टेज पे भी लाया, चेस बोर्ड पे भी लाया, and it will now remain on the geostrategic and geoeconomic chessboard for years to come. Number one. Number two, जो expansion war की, economic war की ईरान ने की by closing Strait of Hormuz and then attacking, of course, the JCC countries, whatever उसके और भी aspect हैं, but that is how its war strategy was. लेकिन despite being a net exporter, America and a lot of reserves was not able to contain the energy crisis, the global energy crisis and the global economic crisis. And that is what exactly brought America to negotiation table, because himself he said कि हम तो बहुत disaster की तरफ जा रहे थे. The world was going into some kind of a recession back in 1932 or 28 की बात कर रहे थे. So I think अमेरिका का जाहिर है वो जो ट्रांजिशन होनी है जिसको वो कंसीड कर चुके हैं when he visited China and when President Xi said that we must not fall into the trap, और उसका कोई जवाब नहीं दिया जब उसने वहां पे रह के, जब उसने नहीं कोई ताइवान की बात की, तो he accepted that now it is no more a unipolar world, it is a transition to a multipolar world. तो जियो स्ट्रैटेजी तब्दील हो रही है. इस तब्दीली को उन्होंने आई थिंक अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा जब इन्होंने फैसला किया इजराइल के कहने पे, जो कि गलत फैसला था. आई थिंक वन ऑफ हिज बिगेस्ट I think strategic errors of judgment होंगी जो तारीखदान नोट करेंगे. जी जॉन हुसैन साहब, जिस तरह एक तो बात हुई कि वो कमज़ोर कौन हुआ या सब कुछ क्या हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा. ईरान में पाकिस्तान के इस किरदार को कैसे देखा जाता है, जिसमें पाकिस्तान ने वॉर जोन के अंदर जाकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वहाँ पर जो है वो विजिट करते रहे, पाकिस्तान की दीगर लीडरशिप भी विजिट करती रही, ईरानी लीडरशिप भी पाकिस्तान आई इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर, उसके बाद भी पाकिस्तान के किरदार को ईरान में कैसे देखा जाता है, इस तमाम सिफारती किरदार को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का रोल तो शुरू से ही अप्रिशिएट, जब से मरहला स्टार्ट हुआ था तब से आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को जो है वो उनकी जो एफर्ट्स हैं उनके, जाहिर सी बात है उनके बगैर तो ये मामला इस हद तक नहीं पहुंच सकता था. और यहाँ जहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं मुआहदे तक, वो पाकिस्तान ने इसके अंदर एक बहुत ही अहम किरदार जो है वो अपना निभाया है. और उसके साथ साथ हमने देखा है कि ऑफिशियल्स भी यहाँ पे पर्सनली भी तारीफ करते हैं, ऑफिशियल लेवल पे भी तारीफ करते हैं, आम आवाम भी तारीफ करती है. तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटा काम नहीं है कि अमेरिका और ईरान को आप आमने सामने लाके बिठा दें. और मेरे ख्याल में एक जीत है पाकिस्तान की. और आई थिंक पूरी दुनिया में पीस के लिए जो एफर्ट्स प्ले किए हैं उसको हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर अभी जो है वो काफी ज्यादा सुकून इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने बहरहाल ये जंग रुकवाई पहले और उसको जो है वो दोनों पार्टीज को सामने टेबल पे लाके बिठाया, वरना चीजें बहुत ज्यादा आगे जो है वो एस्केलेट हो जाती हैं और चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट भी हो जाती है. और पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया. हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ है, शॉर्ट ब्रेक के वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या जो बैकिंग है अवाम की इस मुआहदे पर, ईरान और यूएस की अवाम की, वो क्या मुख्तलिफ है या अवाम भी यही चाहती थी कि एक मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए. खालिद चिश्ती साहब से ये जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस. ब्रेक के बाद खुशामदीद. खालिद चिश्ती साहब, एक तो कि अवाम क्या चाहती है दोनों ममालिक की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सालसी में टेबल पर मौजूद हैं, टेक्निकल मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उस सब किरदार के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारती और एक इमेज है वो पूरी दुनिया के अंदर किस कदर तब्दील हुआ और पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा भी उठा सकता है? देखिए ज़ौक साहब, पिछला एक साल सिर्फ कंपैरिजन कर लें. जब मई के शुरू में जब हम पर हमला हुआ हिंदुस्तान की तरफ से, तो हिंदुस्तान का ख्याल यही था कि जो नैरेटिव इंडिया बेचना चाहेगा वो दुनिया आराम से एक्सेप्ट कर देगी, जिसका मतलब ये है कि हम पर इल्ज़ाम था कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं, हम स्पॉन्सर करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, अगर न्यूक्लियर है भी तो हम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. तो एक साल के अंदर क्या हुआ, हमने एक तो न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया. जब हम पर हमला हुआ हमने रिटेलिएट किया, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की हिंदुस्तान पर, और ये साबित किया कि ऐसी किसी भी मिस एडवेंचर को आप न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे हम. एक रेलेवेंस हमारी ये हुई. उसके बाद से लेके अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम हुए थे रीजनली रेलेवेंट, यानी हमें एक दुनिया में रियलाइज किया कि अगर इस खत्ते में अमन चाहिए तो पाकिस्तान एक अहम फैक्टर है.
अब ओवर द टाइम आपने देखा एक साल के अंदर हम ना सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल रेलेवेंस गेन कर गए, अपॉर्चुनिटी एक मिली। अब बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मुल्क में मिलती है, लेकिन हमने उसको, जिसको कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। और सबसे डाइवर्जेंट और चैलेंजिंग मुश्किल ये थी इसके अंदर, जो पिछले सवाल के जवाब से एक छोटा सा एक एलिमेंट और ऐड करूं, वो ये थी कि इतनी बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़ी, उसके बैक बाय इजराइल, उसका कॉन्फिडेंस गेन करना। और एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है जो अपने आप को ऑब्वियसली विक्टिम समझता है, और वो समझता है कि मुझ पर हमेशा कोई भी सदर चढ़ दौड़ता है, हमला कर देता है, चाहे पिछले साल इन्होंने किया हो या ऐसे पिछले साल मिलिट्री थ्रेट्स होती रही हैं यूज। तो इनकी इंटरेस्ट को कन्वर्ज करना और अपने आप को एक न्यूट्रल पार्टनर के तौर पे, पार्टनर इन द पीस, तो वो साबित करना मेरा ख्याल है बहुत चैलेंजिंग रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब क्योंकि हमने कंट्रीब्यूट किया है, दुनिया हमें मानती है आज के पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दूसरों के लिए अगर अमन चाहता है तो अपने लिए अमन क्यों नहीं चाहेगा। एक इतने डिस्टेंट मुल्क का सुपर पावर के लिए अमन चाहेगा तो अपने नेबरहुड में क्यों नहीं चाहेगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। तो आई थिंक हमने एक न्यू फाउंड रेलेवेंस दुनिया में गेन की है। और बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में हुआ है, पाकिस्तान में होता, नो डाउट पाकिस्तान में होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दुनिया हमारी कंट्रीब्यूशन को भूल ही नहीं है। ऑप्टिक्स और कैमरे और नैरेटिव कहीं से भी ट्रांसमिट हो, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का नाम इंटेग्रल पार्ट बन गया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक एलिमेंट ऑफ प्राइड है कि हमने कन्वर्ज कर पाए इतनी डाइवर्सिटी। और जहां पे भी हुआ चिश्ती साहब, सेंटर ऑफ द स्टेज पाकिस्तान ही खड़ा है आज भी। उन फुटेजेस के अंदर उस स्टेज पर पाकिस्तान खड़ा मेजबानी कर रहा है, वेलकम कर रहा है, सबको खुशामदीद भी कह रहा है। अवाम की बैकिंग पे मैं चाहूंगा कि दोनों तरफ आपको क्या लगता है, यूएस और ईरान के अंदर दोनों तरफ की अवाम क्या चाहती थी इसको देखकर, इस जंग को देखकर? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ज़ौक साहब, लीडर्स ने उम्मीदें पैदा करनी होती हैं और रियलिस्टिक रखना होता है लोगों को। उम्मीद, हर कौम उम्मीद पर चलती है, लेकिन उसकी प्री रिक्विजिट होती है कि उम्मीद रियलिस्टिक हो। बहुत ज़्यादा आपने देखा जब तवक्कुआत आप कर लेते हैं फिर मायूसी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर बयानात आप जनवरी के उठाकर देखें जंग शुरू होने से पहले, तो वो ऐसा लगता था कि मलिया मेट हो जाएगा, ईरान बचेगा ही नहीं अगर उसने सबसर्विएंट ना बना और कॉम्प्रोमाइज़ ना किया, लेकिन वो बाद में डिलीवर नहीं कर सके वो वाला। इसीलिए आप देखें कि मिलिट्री जब ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल होते तो जो बलोच साहब जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको मुश्किल पेश आती है जब मुज़ाकरात की टेबल पर जाते हैं। उनको चैलेंज करना होता है क्योंकि दूसरी पार्टी उतनी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसको एक लीवरेज अपना पता होता है। इस सूरत में ईरान का देख लें, उसको न्यू फाउंड लीवरेज क्या पता लगा, उसने बॉम्ब छोड़ के एक और बॉम्ब का बटन पकड़ लिया जो बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। न्यूक्लियर तो पता नहीं उसने चलाना था या नहीं चलाना था कभी इस्तेमाल करके, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वो रोज चला रहा था और रोज मैनिफेस्ट कर रहा था, रोज उसकी प्राइस दे रहे थे। और एक नहीं दे रहा था सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रहा था। तो आई थिंक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि पहले रियलिस्टिक गोल सेट करें, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अगर हासिल भी करें तो ऑब्वियसली कौम की ओवर एक्सपेक्टेशन ना करे, जिसकी वजह से उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना फिर मुश्किल हो जाता है। राइट। जी आर बलोच साहब, आम की बैकिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मुआहदे के अंदर, और दो ऐसे ममालिक जो कि इतना अरसा एक दूसरे के सामने बयानात आते रहे हों, एक दूसरे को दुश्मन डिक्लेयर किया गया हो, उनकी आवाम को बताया गया हो, आपको क्या लगता है कि ईरान की आवाम भी बैक कर रही है? क्योंकि उनका नुकसान काफी हुआ, उनकी टॉप लीडरशिप शहीद हो गई, जानी और माली नुकसान बहुत हुआ। ठीक है, मैं समझ गया। am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप तक? You are audible। जी देखिए, आवाम ही तो इम्पैक्ट लेती है। ईरान में अगर शहीद हुए 5000 तो आवाम ही था। 160 जो मनाब स्कूल में बच्चियां शहीद हुई वो किसी की बेटियां थी, लोगों की बेटियां थी। तो अगर वहां तक तो, और जो 28 लोग अमेरिका के भी मरे तो वो भी किसी की फैमिली थी, सिविलियंस होंगे उनके वो, ठीक है। लिहाजा अवाम की राय, अवाम की रिएक्शन बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकती। आजकल की हुकूमतें चाहे कितनी डिक्टेटोरियल क्यों ना हो, देखिए रशिया को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए। तो ये है कि यस, आई थिंक अवाम ही था ईरान का 9 करोड़ जो कि जीता है ये जंग। एक कोई जनरल नहीं जीता,
इसी तरह से जो भी और हमने जो अगर मार्का हक जीता तो 22 करोड़ आपकी अवाम ने जीता। तो अवाम का किरदार बड़ा कलीदी होता है, मरकजी होता है, और उसी के तरफ ये मैसेजेस भेजते हैं जितने भी इस किस्म के लीडर्स होते हैं। और ईरान की तरफ से भी यही हो रहा है कि जो मैसेजिंग हो रही है मोस्ट ऑफ इट इज डायरेक्टेड टू देयर पीपल, कि अगर आपने ट्रस्ट किया है हमें कि हम निगोशिएशन करेंगे तो हम फोटो अपॉर्चुनिटी में नहीं जाएंगे। यू सॉ इट व्हाट हैपेंड, दे नेवर अपीयर्ड। और उसके बरक्स उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उनके अवाम की कि भी आगे चलो, कुछ पीस को आगे बढ़ाओ, तो वो बढ़ बढ़ के सबको गले लगा रहा था जेडी वेंस। सो यू नो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स का बड़ा अवाम को बताना, किस तरह बताना है, ये एक बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा होता है। और मैं समझता हूं कि उसको कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन ईरान ने इस मामले में भी मैं समझता हूं कि इसको मात किया है। द वे द ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन was swayed again, obviously impact था, उसके बावजूद भी सबकी यही थी कि इट वाज द मोस्ट अनजस्टिफाइड वॉर एवर। इससे पहले भी अमेरिका ने अनजस्टिफाइड वॉर की इराक में, सीरिया में, लीबिया में, लेकिन इतना या कुछ भी एक्चुअली पब्लिक ओपिनियन नहीं उठा सका, कोई भी नहीं उठा सका। अफसोस के मुसलमान और अरब और सिविल सोसाइटी भी नहीं उठा सकी। आई थिंक दिस इज येट अनदर वेपन व्हिच हैज कम आउट which has been used by Iran, the global public opinion. Thank you. अब इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने मुश्तबा खामनेई साहब का एक बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी प्रेसिडेंट कह रहे हैं तो हम इस बात को एक मौका देना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो जो भी मुआहिदा होगा वो उस पर अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आप समझते हैं कि ईरान के अंदर भी दो किस्म की सोचें थी, एक मिलिट्री की सोच अलहदा थी, पॉलिटिकल सिचुएशन की सोच अलहदा थी? देखिए, एहतजाज तो पहले होते थे, अब तो जब से आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का बयान आया, बल्कि जब से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया, तब से कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। और एहतजाज भी क्या, मतलब जो लोग, जाहिर सी बात है, 108 दिन 110 दिन जब सड़कों पे आ रहे हैं लोग और मुआहदे का कुछ उनको डिटेल्स नहीं पता और उनको नहीं पता कि किसकी मुशावरत से हुआ है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की गई है, तो जाहिर है वो अपने जो ओपिनियंस है उनको एक्सप्रेस तो करेंगे। और इसीलिए हमने देखा कि 12 लोग यहाँ पे खुश नहीं है मुआहदे से। मैं अगर आपको सच बताऊं तो बाहर कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता है कि 3 दफा अमेरिका अटैक कर चुका है, तो चौथी दफा भी कर लेगा। या फॉर एग्जांपल अपने जो वादे हैं, जो पहले जेसीपी अग्रीमेंट हुआ था 3 साल, आपने देखा वो डील इंप्लीमेंट तो नहीं हुई, 1 रुपया भी ईरान को जो है उसमें से नहीं मिला, और उल्टा जो है वो हमने देखा कि ट्रम्प ने किस तरीके से उसको यूनिलैटरली छोड़ के जो है वो चला गया। तो जाहिर है आवाम के अंदर कॉन्फिडेंस तो नहीं है उस चीज का, और डील के अंदर सपोर्ट तो नहीं है लोगों का कि फॉर एग्जांपल डील हमें करनी ही करनी है या डील होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उनको समझते हैं ईरानी, और इनको पता है कि इतनी आसानी से मामला खत्म होने वाला नहीं है। आज अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कल ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को देखेंगे, उसके बाद ये किसी और चीज के ऊपर आ जाएंगे, और साथ ही साथ सैंक्शंस जो है वो कभी भी वो दोबारा लगा सकते हैं। तो ईरानियों का मानना यह है कि जंग एक दफा बंद हो, और जो डील की गई है उससे मुतालिक अवाम इस वक्त इसलिए साथ है क्योंकि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने कह दिया कि जी मैं साथ हूं और हमें पॉलिटिशियंस को मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने मना कर दिया, मतलब वो वीटो कर सकते थे अगर चाहते, उनके पास इख्तियार है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, लेट्स टेक दिस चांस, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो चांस दे रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव को चांस दे रहा हूँ कि वो फैसला करें। और लास्ट मुआहदे में भी ऐसा ही हुआ था, आयतुल्लाह अली खामनेई जो थे वो डील के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। आपने देखा उन्होंने पब्लिकली बोला कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने इजाजत दी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सिस्टम चलता है उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम निभा रही है, डिप्लोमेट जो है वो अपना काम निभा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो सोल्जर्स जो हैं, जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, वो दूसरी जबान बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मिक्स व्यूज हैं। यहाँ पे आवाम के अंदर सेलिब्रेशन तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक रिलीफ भी है, लेकिन साथ ही साथ एक अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं, मिक्स ऑफ ओपिनियंस है, और देखते हैं कि क्या होता है, इस डील से फायदा क्या निकलता है ईरानियों के लिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि जी आप लड़ाई जो है वो बेहतर है एक दफा लड़ाई करके खत्म कर दें, ना कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन बहरहाल जो भी है अब नजर आ रहा है सामने कि डील हो रही है और अमेरिका जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। तो मेरी उम्मीद यही है कि इस डील से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो निकलेगा ईरान के लिए, डेफिनेटली, बनिस्बत इसके कि अमेरिका जो है वो कोई चीज अपने लिए हतमी तौर पर निकाले। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी आर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्योंकि आप इस सारे पैनल में सबसे बेहतर तरीके से इसको एड्रेस कर सकेंगे, आपने सिफारती मामलात को बहुत करीब से देखा,
कि अगर एक मुआहदा होता है दोनों ममालिक के दरमियान और उसमें इतना बड़ा मिसट्रस्ट है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुआ, अगर वो मिसट्रस्ट बरकरार रहते हुए एक मुआहदे की टेक्निकल टर्म्स पे जा रहे हैं तो सालिसों का किरदार वहाँ पर क्या होता है और किस तरह सालिस क्या यकीनी बना सकते हैं कि उस मुआहदे से कोई भी फरीक पीछे ना हटे? देखिए, इस मुआहदे का जो हमने देखा है जो टेक्स्ट उसका, उसमें दो बड़े अच्छे प्रोविजंस हैं जो कि किसी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करते हैं। एक तो ये कि देयर विल बी अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो ओवरसी करेगा कि कोई भी साइड जो है वो इससे इनहराफ नहीं करती एग्रीमेंट साइन होने के बाद। लिहाजा जिसके अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान एज ए ट्रस्टेड मीडिएटर एंड ए स्टेबलाइजर, एक्चुअली अब नया रोल पाकिस्तान का होगा कि फ्रॉम मीडिएशन टू स्टेबलाइजेशन, कि कभी भी सिचुएशन ऐसी ना बने कि ये क्राइसिस बन जाए। ये जिस तरह अभी डेवलप हुई थी, एनवाई चले गए फील्ड मार्शल साहब के, हमारे जो इंटरिम मिनिस्टर साहब, बातचीत की, उनको परसुएड किया, क्योंकि उन्होंने दे हैड पुट ऑफ उनका जो विजिट था स्विट्जरलैंड का। तो ये स्टेबलाइजेशन का अब जो नया रोल पाकिस्तान को करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इवॉल्व करना पड़ेंगे, टूल्स भी, उसके मार्कर्स भी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि मार्कर्स क्या हो, कब आप इंटरवीन करेंगे एज ए स्टेबलाइजर बिफोर इट बिकम्स टू मच ए क्राइसिस टू कंटेन। तो वो उस लिहाज से, और दूसरा जो उसके अंदर सेफ्टी हैच है इस एग्रीमेंट के अंदर, वो है कि एग्रीमेंट जब फाइनली साइन हो जाएगा, दैट विल बी देन brought to the United Nations Security Council, और वहां पे एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगा ऑन बोथ दी साइनिंग पार्टीज। सो मेरी नजर में इस चीज को एड्रेस ये बजाते खुद जो ड्राफ्ट है वो कर रहा है, और एंड आई मस्ट अप्रिशिएट जिसका भी आइडिया है, मोस्ट लाइकली इट इज फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज उनके कोर उन्होंने बताए थे कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, probably the documents were being finally synthesized back in our offices, जहाँ हमारे silent soldiers of Ministry of Foreign Affairs, security establishment, led by our soldier of peace, let me say it. I don't mince my words when I am convinced कि कौन क्या कर रहा है। तो I think Field Marshal Asim Munir has emerged as the soldier of peace, as being appreciated by both ईरान की भी लीडरशिप का ट्रस्ट का मुजाहरा कर रहे हैं, उसी तरह से अमेरिकन भी कर रहे हैं। लिहाजा आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। और जॉन, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जंग जितनी मर्जी तवील हो जाए, आखिरकार उसको मुज़ाकरात से और टेबल पर बैठकर ही हल करना होगा, लेकिन इस जंग के अंदर पहले दिन से हमने देखा कि ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसमें उनकी टॉप लीडरशिप शहीद हो गई, जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, मौशी नुकसान ज़्यादा हुआ। सो अब एट द एंड ऑफ द डे जब टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ईरान ने क्या अचीव किया इस जंग में? नहीं, जानी और नुकसान तो कोई इतना वो नहीं है मुल्कों में, तो खैर इस हिसाब से जंग नहीं देखी जाती कि आपने लीडर जो है वो, बिल्कुल बड़ा लॉस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी लीडरशिप जो है वो शहीद हो गई, और लेकिन जाहिर है वो बंकरों में नहीं गए, वहां पे दूसरी एक बात ये भी है। लेकिन बात सारी ये है कि जंग को स्ट्रेटेजिक गोल्स के हिसाब से देखा जाता है। देखें, अगर आप मुआहिदा पढ़ें ज़ौक, तो आपको नजर आएगा कि मुआहिदे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका के फायदे में, सारे पॉइंट्स ईरान के फायदे में। तो ईरान ने क्या खोया क्या पाया, वो तो मुआहिदा आपको खुद दिखा रहा है। और वो जहाजों की फिर भी हम बात नहीं करेंगे, कश्तियों की बात नहीं करेंगे, बेसिस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस बारे में बात कर लेते हैं कि मुआहिदे के अंदर क्या लिखा हुआ है। मुआहिदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनको $300 बिलियन भी मिलेंगे, मुआहिदे में लिखा हुआ है कि इनके फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज होंगे, मुआहिदे में लिखा हुआ है कि एनरिचमेंट का प्रोग्राम जो है वो, ये उसमें लिखा हुआ है कि स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं फाइनल डील तक। मुआहिदे में क्या लिखा हुआ है? मुआहिदे में लिखा हुआ है लबनान और तमाम जितनी भी जगहें उनके ऊपर जंगबंदी होगी, तमाम महाजों पे। तो मुआहिदा दिखा रहा है कि कौन जीता और कौन हारा, और अमेरिका को क्या मिला, उनको सिर्फ ये मिला कि एक वादा मिला ईरान की तरफ से कि जी ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और ये तो पहले से ईरान कह रहा था, मतलब उसमें लिख के और साइन करने में क्या उसमें कोई हर्ज है इनको। तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी शिकस्त है अमेरिका की। अमेरिका, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई आपने 2 हफ्ता और अगर इनको जरा सा आप कर देते तो ये बिल्कुल ही खुद ही छोड़ के भी भागते और सारी चीजें दे भी देते। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में जरूरी है ये देखना कि डील किस तरीके से मटेरियलाइज होती है। जी.आर. बलोच साहब, क्योंकि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वही ड्राफ्ट के अंदर भी हमें नजर आती है। इस ड्राफ्ट को देखते हुए, जैसे जॉन कह रहे हैं कि ड्राफ्ट को देखते हुए पता लग रहा है कि ईरान की फतह हुई है। एक आर्गूमेंट ये भी है कि दुनिया के नक्शे में अगर किसी मुल्क
की तब्दीली हुई है तो वो इसराइल की तब्दीली हुई है इस जंग के अंदर भी। उन्होंने एक सेफ जोन कायम कर दिया लबनान के अंदर, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। समहाउ सारे टारगेट्स नहीं अचीव किए, लेकिन कुछ टारगेट्स लबनान के हवाले से उन्होंने अचीव कर लिए। सो व्हाट डू यू थिंक इस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को, इस ड्राफ्ट को देखते हुए, कि ये ड्राफ्ट क्या बताता है, किसकी जीत हुई? मैं क्योंकि पहले ओपिनियन अपना बना चुका था जंग के दूसरे हफ्ते में, और मेरा आर्टिकल भी था कि ईरान हैज ऑलरेडी वन ए स्ट्रेटेजिक वॉर एंड आई मेंटेन इट। तो स्ट्रेटेजिकली यस, ईरान हैज वन दैट वॉर। द लूजर, द बिगेस्ट लूजर इज नेतन्याहू एंड द सेकंड लूजर इज मोदी। सो मेरा ख्याल ये है कि इसमें हम अगर थोड़ा बर्बाद हो जाए तो अमन जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जीतेगा अल्टीमेटली, और जंगे जदल और इंसानियत सोच उसकी शिकस्त हुई है। सो लेट्स क्लोज इट ऑन दिस नोट कि इंसान सोच जो थी, जिनकी भी थी वो उसकी शिकस्त हुई, और अमन की सोच, अमन की बका, अक़वाम की बका, भलाई की बका, उसकी फतेह। लेकिन जियर बलोच साहब, अगर इसराइली वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि हम अपनी फोर्सेस को वापस नहीं बुलाते, और इसराइल बार बार एक सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी करता है, अमेरिकन सदर या वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके बयानात इख्तलाफी सामने आते हैं, लेकिन क्या वो इसराइल को रोक पाएंगे कि जो कुछ वो अचीव करना चाहते हैं उसमें? देखिए, दरार तो पड़ चुकी। अब अमेरिका की वो जो होती है कंडीशनल सपोर्ट, वो अब नहीं मिलेगी उसको। अल्फाज भी मानी रखते हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं दी पावर विच इज देयर कि 75% ऑफ योर इक्विपमेंट इज आर्स, अगर हम ना हो तो यू नो मोर एग्जिस्ट। यानी आप समझते हैं कि इन बयानात से इफेक्ट आता है और इम्पैक्ट भी होगा, और वो एक फोर्सफुल मायने में भी देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब, जियर बलोच साहब और जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।